सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है लोकतांत्रिक राजनीति का जो सेकंड चैप्टर है संघवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि संघवाद क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या रूप हैं, बेसिकली समझेंगे। तो पिछले अध्याय में बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका की जो हमने स्थिति देखी कि बेल्जियम ने कैसे अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी उनके एथनिक कंपोजिशन थे, जो चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, उनको समान अधिकार दिए, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया और वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। इसका मतलब कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, सत्ता की साझेदारी नहीं की और बेल्जियम ने किया, जिसकी वजह से दोनों के यहाँ सिचुएशन अलग-अलग रही। सो इस अध्याय में हम बेसिकली समझेंगे कि संघवाद क्या है। तो बेसिकली समझ ले कि जो संघवाद है तो एक तरह से सरकार का एक रूप है कि किसी भी देश में जो सरकार चल रही है तो वो किस स्तर पे है। क्या वो केवल केंद्र स्तर पर ही सरकार है जो पूरे देश को देख रही है, या उसने अपने सरकार के अलग अलग रूप भी बना रखे हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार सरकार का जो रूप होगा वही संघवादी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघीय शासन होगा तो इसमें जो सरकार का रूप होगा, ये ध्यान रखेंगे कि वो दो, मिनिमम दो या दो से अधिक लेवल पर सरकार होगी। मतलब दो स्तर पर तो सरकार होगी ही होगी, क्योंकि अगर दो स्तर पर सरकार नहीं है तो फिर संघीय सरकार नहीं हो सकती। सो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि संघवाद का मतलब ये है कि सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होगी, ये वर्ड याद रखना। सो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार होगी, उसके नीचे और भी छोटी इकाइयाँ होंगी जैसे राज्य सरकार, और उसके नीचे भी कोई इकाई हो सकती है। मतलब दो या दो से अधिक लेवल पर सरकार होगी ही होगी। आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे केंद्र सरकार, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं जो कि राज्य सरकार के रूप में कार्य करती हैं, जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। मतलब उस जो भी राज्य है उसके लिए काम करेंगी। और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से होकर अपना काम करती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि संघीय शासन का मतलब ये है कि जो सरकार होगी दो या दो से अधिक स्तर पे होगी। दोनों ही अपने लेवल पर अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होंगे तो वो केंद्र के अंडर में आते हैं, जो कि वहाँ के संविधान में भी ऐसी व्यवस्था होती है कि जो पूरे देश के लिए डिसीजन लिया जाएगा। अदरवाइज राज्य सरकार जो है अपने देश में अपने राज्य में अपने राज्य के नागरिकों को के सारे अधिकारों के कार्य के लिए, उनके कल्याण के कार्य के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो केंद्र सरकार अपने लेवल पर कार्य करती है और राज्य सरकार अपने लेवल पर कार्य करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो या दो से अधिक लेवल पर सरकार होगी, तभी वो बेसिकली संघ सरकार कहलाएगी, या उसका व्यवस्था जो संघात्मक होगा। अब क्या है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, सरकार दो या दो से अधिक स्तरों पर होगी। पहला पॉइंट होगा, जिससे मैंने आपको बताया कि सरकार दो या दो से अधिक स्तर पे होगी। सेकंड सेकंड होगा कि अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूहों पर शासन किया जाता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार है तो सेम देश में अपने नागरिकों पर शासन कर रही है, और अगर राज्य सरकार है तो राज्य भी उसी देश के अंदर में आ रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन किया जाता है। नागरिक सेम है, लेकिन वह है कि क्षेत्रों को बांट दिया गया है। तो वह है कि जो अगर केंद्र सरकार है तो वो क्षेत्र भी उसके अंडर में आता है, और उसके बाद राज्य सरकार तो सेम उन्हीं नागरिकों पर शासन कर रही है। तो एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। बिल्कुल, इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखिए, जिसकी क्या विशेषता है। सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि केंद्र सरकार के अधिकार क्या हैं, राज्य सरकार के अधिकार हैं, वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और अगर में कोई किसी भी प्रकार का कोई क्लेश आता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है देखने के लिए कि आपके अधिकार क्या हैं और आपके अधिकार हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधिकार क्या है और राज्य सरकार के अधिकार क्या है। तो तीसरा पॉइंट हमने देखा कि इनके अधिकार क्षेत्र जो भी हैं उसका वर्णन संविधान में किया गया है। इसके अलावा इसका चौथी विशेषता क्या है, वो है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति पर ही संभव है। अगर संविधान में कोई मौलिक चेंज करना हो, किसी प्रावधान का जोड़ना आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार तो चेंज करेगी ही, लेकिन उसमें राज्य सरकार की भी सहमति जरूरी है। किसी एक स्तर पे
नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव है। दोनों का उसमें सहमति जरूरी है, एक स्तर पर कोई सरकार नहीं कर सकती। 5वीं इसकी विशेषता क्या है? अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अब जो इसमें न्यायपालिका है तो उसको ये अधिकार है कि वो बेसिकली सरकारों के क्या अधिकार हैं उसकी व्याख्या करें, और संविधान की व्याख्या करता है कई बार कि संविधान में किस पॉइंट का क्या मतलब है। अगर किसी को समझ में आए तो जो कोर्ट है वो बताता है। इसके अलावा सरकार कई बार ऐसा कार्य कर सकती है कि वो संविधान के अगेंस्ट हो या उससे अलग हो या उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है या नहीं। तो बेसिकली अदालतों को संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। इसकी अगली विशेषता क्या है? इसकी जो अगली विशेषता है, जो छठी विशेषता है, और वो है कि वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार के जो जो राजस्व के क्या स्रोत हैं, कहाँ से वो टैक्स वगैरह लेगी, उसके अधिकार में क्या है। राज्य सरकार के क्या अधिकार क्षेत्र में है कि वो कहाँ से टैक्स लेगी और वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था जो है पूरी तरीका से या उसके अधिकारों की व्याख्या संविधान में की गई है। तो ये कह रहा है कि वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं कि कौन सा राजस्व का स्रोत किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, कौन सा केंद्र के अधिकार क्षेत्र में और कौन सा राज्य के अधिकार क्षेत्र में। इसके अलावा जो 7वीं विशेषता वो है मूल उद्देश्य क्षेत्र विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा को बढ़ावा देना। कि बेसिकली अगला जो पॉइंट है कि मूल क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। बिल्कुल, कि किसी भी देश में या राज्य में क्षेत्रीय विविधता हो सकती है तो उसका सम्मान करते हुए देश की सुरक्षा और एकता को बढ़ावा देना है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि 7 जो पॉइंट हमने देखे कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको जब भी अगर पेपर में इसकी विशेषताएं पूछी जाए तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए, अब जब हम सरकार की बात करते हैं तो एक होता है संघात्मक सरकार, जिसके बारे में हम अभी देख रहे थे, और एक होता है एकात्मक सरकार। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो कई बार पेपर में आता है कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ देख और समझ सकते हैं। पहला पॉइंट जो है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होती है। जब आप संघात्मक शासन करते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक स्तर पर होगा ही, मिनिमम 2 स्तर पर कंपल्सरी है, जरूरी है। लेकिन एकात्मक शासन में एक ही स्तर पर सरकार होती है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। मतलब ये अलग नहीं और स्वतंत्र होकर भी कार्य नहीं कर सकती। एकात्मक शासन में जो केंद्र सरकार कहेगी या संघीय सरकार कहेगी वो उसको मानना होगा, उसके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। लेकिन संघात्मक सरकार में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और राज्य सरकार भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जबकि एकात्मक शासन में ऐसा नहीं है, वहाँ सरकार का एक ही रूप होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। बिल्कुल, कई सारे अधिकार वो दे सकती है जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय महत्व के होंगे तो राज्य सरकार बेसिकली इसमें स्वतंत्र है उस पर अपना डिसीजन है कार्य करने के लिए। लेकिन अगर एकात्मक सरकार की बात करें तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश दे सकती है कि आपको ये काम करना है और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्वतंत्र नहीं है, जबकि संघ सरकार में ऐसा नहीं है। कई सारे मामलों में जो राज्य सरकार जो है संघ सरकार में स्वतंत्र है, जबकि एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं है। एकात्मक सरकार में तो का मतलब ये शासन का एक ही रूप है, मेन डिसीजन जो है केंद्र सरकार लेगी और बाकी लोग उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों में क्या डिफरेंस है? अगला जो पॉइंट है, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, बिल्कुल, और वह इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, राज्य सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है कि आप वहाँ के राज्य की कल्याण के लिए क्या काम कर रहे हो क्या नहीं, जनता आपसे पूछेगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होंगे और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। जबकि एकात्मक सरकार में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं। बिल्कुल, एकात्मक सरकार में जो राज्य सरकार होगी केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगी कि आपने काम किया नहीं, जबकि जबकि संघ सरकार में क्या होता है कि राज्य सरकारें जो होती हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं कि जनता के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं, तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, केंद्र के प्रति नहीं है, ध्यान रखना है जवाबदेही। लेकिन एकात्मक सरकार में जो राज्य सरकारें हैं उनकी जवाबदेही केंद्र के प्रति है। तो यहाँ पर संघ सरकार में वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं जो राज्य सरकारें हैं, जबकि
एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, संघ सरकार का एग्जाम्पल भारत, कनाडा, जर्मनी, और एकात्मक सरकार का एग्जाम्पल है फ्रांस, चीन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जाए तो कौन से देशों में एकात्मक और बेसिकली संघात्मक शासन है, तो संघात्मक शासन का एग्जाम्पल आप दे देंगे भारत, कनाडा, जर्मनी, और एकात्मक शासन में फ्रांस, चीन। चलिए अब हम जब संघवाद की बात करते हैं तो संघवाद के कितने प्रकार हैं, या मतलब जो है संघ कितने टाइप से बनता है। तो संघ जो है वो दो तरीका से बनता है, साथ आकर संघ बनाना और साथ रहकर संघ बनाना, दोनों में बेसिक अंतर है। कमिंग टुगेदर इसको इंग्लिश में कहेंगे, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। आई थिंक यहाँ पर बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कमिंग टुगेदर का मतलब ही है कि इसमें बड़े बड़े या छोटे कोई भी देश जो होंगे स्वतंत्र, वो एक साथ आकर मिलकर एक संघ बना लेते हैं, तो है कमिंग टुगेदर, साथ आकर संघ बनाना। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि जैसे इंडिया जैसे कंट्री जो बड़े देश हैं, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, जैसे राज्यों में बांट दिया, तो इसीलिए राज्य जो है वो देश से स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखना, वो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए वो है होल्डिंग टुगेदर, लेकिन वो उसको संप्रभुता नहीं है कि वो अलग बात कर दे, लेकिन संघ साथ आकर संघ बनाने में सा है। यहाँ पे स्वतंत्र इकाइयां, ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र इकाइयां एक साथ मिलकर एक संघ बना लेती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, या और जो भी फायदे होंगे कि कोई इनको परेशान ना करे, कोई मान लीजिए कमजोर राष्ट्र है तो वो मिल जाएगा, उससे क्या होगा कि वो थोड़ी उसको मजबूती मिलेगी। तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना। होल्डिंग टुगेदर में देश एक ही होगा और वो अपने शासन की सुविधा के लिए क्षेत्रों को का बंटवारा कर देगा। जैसे मान लीजिए कि भारत देश है तो इसमें अलग अलग राज्य बना दिए गए ताकि हर क्षेत्र का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो ये है साथ रह कर संघ मनाना, होल्डिंग टुगेदर। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कमिंग टुगेदर की बात करें, संघ आकर साथ आकर संघ मनाना, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे अलग अलग स्वतंत्र देश मिलकर एक संघ बना लेते हैं कि हम मिलकर कार्य करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसको देखेंगे। तो इससे क्या होगा, साथ आकर संघ बनाना। तो ये स्वतंत्र भी हैं, स्वतंत्र इकाइयां हैं और अपने फायदे के लिए एक साथ हो गए, और इनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, वो भी स्वतंत्र है और कभी भी वो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन साथ रहकर संघ बनाना ये किसी एक ही देश में पॉसिबल है। जो कोई भी देश होगा तो क्या करता है कि अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सरकार का एक तरह से बंटवारा कर देता है कि केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार होगी, राज्य स्तर पे राज्य सरकार होगी, अलग अलग राज्य बना देगा, वहां की सरकारें होंगी। तो राज्य सरकार जो है वो उस देश से और केंद्र से स्वतंत्र नहीं है, उस देश के अंडर में है, लेकिन यह है कि अपने एरिया में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लोगों के कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, देश के लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो है होल्डिंग टुगेदर। तो एक बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का जब गठन करता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, बिल्कुल जैसे भारत, बेल्जियम एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर। तो इसमें नो डाउट कि एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है तो केंद्र तो अधिक शक्तिशाली होगा ही। तो संघ दो प्रकार से बनते हैं, साथ आकर संघ बनाना, साथ रहकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई थिंक इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ, नो डाउट। भारत की बात करें तो जो बंटवारा हुआ 1947 में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना पड़ा, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। तो आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़ों का भारत में विलय हुआ और संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, और ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। अब क्या है कि जब हम केंद्र और राज्यों की बात करते हैं तो उनकी क्या शक्तियां या अधिकार हैं, तो भाई इसको कौन तय करेगा कि किसकी क्या शक्तियां हैं। केंद्र सरकार की क्या शक्तियां या अधिकार हैं, राज्य सरकार की क्या शक्ति या अधिकार है, अगर स्थानीय सरकार है तो उसके क्या पावर्स हैं। तो इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड करेगा संविधान। तो
बेसिकली भारत की बात करें तो हमारे यहाँ संविधान में यह स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि केंद्र के क्या पावर्स हैं, राज्य के क्या पावर्स हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें दोनों के अधिकार हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा इन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। आसानी से समझ जाएं। संघ सूची, इसमें वो विषय हैं जो बेसिकली केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस पर कोई भी काम करने का, डिसीजन लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कार्य करने का अधिकार या कोई भी निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के अंडर में, यानी कि राज्य सरकार इसकी मालिक है। समवर्ती सूची, इसमें वो विषय आते हैं जिस पर दोनों के अधिकार हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी उस पर कार्य कर सकती है और राज्य सरकार भी। तो ये वो सब्जेक्ट हैं, अधिकार हैं, एरिया हैं, विषय हैं जो ये इससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या है, किस विषय पर कार्य करेगी और किस विषय पर केवल राज्य सरकार कार्य करेगी, या कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों कार्य कर सकती हैं। तो जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है वो संघ सूची का विषय है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है वो राज्य सूची का विषय है, और जिस पर दोनों के अधिकार हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। तो ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। इसका मतलब है कि ये वो विषय हैं जिस पर केवल अधिकार केंद्र सरकार का है। जैसे रक्षा से रिगार्डिंग मसले, विदेशी मामले, किसी देश के साथ कोई इंटरनेशनल रिलेशन हो, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, करेंसी नोट वगैरह जारी करना, इस पर सारा अधिकार केंद्र सरकार को है। और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की ज़रूरत है। मतलब कि इस पर जो डिसीजन लिए जाएँगे वो पूरे देश के लिए एक ही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है कि केंद्र सरकार ही इस पर सिर्फ डिसीजन लेगी। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो भी विषय हैं तो उस पर अधिकार केवल केंद्र सरकार का। पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। याद रखेंगे, अक्सर पेपर में आता है कि अभी वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं, 100, यानी कि 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर कार्य करने का या नियम कानून बनाने अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, केवल संघ सरकार को है। अब हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची में पुलिस, दो एग्जाम्पल कम से कम आप याद रखना ताकि पेपर में कभी आए तो आप लिख सको। राज्य सूची में आता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ये वो विषय हैं जिस पर रूल रेगुलेशन, नियम कानून या निर्णय लेने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में जो भी निर्णय लेने का अधिकार है वो किसको है, सिर्फ राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस पर 61 विषय हैं, क्योंकि इसमें से कुछ विषय जो है समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए गए। तो वर्तमान समय में भी कितने विषय हैं राज्य सूची के अंडर में, 61 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची मैंने बताया कि समवर्ती सूची में कौन कौन सी चीजें आती हैं, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो है वो बेसिकली समवर्ती सूची में है। और जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, मतलब कि वो विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, मतलब इस पर दोनों का अधिकार है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस संविधान में प्रावधान है कि अगर किसी विषय को लेकर अगर केंद्र और राज्य में किसी प्रकार के अगर क्लैश होता है या अधिकारों की बात आती है, किसका अधिकार ज़्यादा है, तो प्राथमिकता किसको दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई है। पहले इसमें 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं।